गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल में परिश्रम क्लासेज की ओर से मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन कल टॉपिक की बात कर रहे थे। टॉपिक अपना चल रहा था कौन सा? वो टॉपिक था अपना वसा। क्या चल रहा था? वसा चल रहा था, लिपिड। ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया था कि जो ये वसा होती है, वसा को अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर? ये बता रहे थे कि वसा को अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर दो भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहली वसा थी, पहला भाग देखिए, वो होती है आपकी ठोस वसा। कौन सी वसा होती है? ठोस वसा होती है। और दूसरी अपन बात करते हैं, वो कौन सी वसा होती है? द्रव्य वसा होती है। दो वसा होती है, एक सॉलिड होती है और एक क्या होती है? लिक्विड होती है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ठोस वसा की। ठीक है। तो इस वसा का निर्माण, बात करें ठोस वसा का निर्माण होता है, वो निर्माण होता है संतृप्त वसीय अम्लों के, संतृप्त वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर से। किससे होता है? ट्राई एस्टर से होता है। ठीक है। अगर बात करें दूसरी, तो दूसरी बात देखें तो यह वसा, कौन सी? ठोस वसा। यह वसा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, कौन से तापमान पर? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कौन सी अवस्था में ही पाई जाती है? ठोस अवस्था में मिलती है। ठीक है। अगर आपने दैनिक जीवन का, अगर दिनचर्या की बात करें, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, अगर टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो भी ये वसा किस अवस्था में मिलती है? ठोस अवस्था में। देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अपन घी ले सकते हैं, या फिर दूसरा एग्जाम्पल अपन नारियल तेल ले सकते हैं। कौन सा तेल ले सकते हैं? नारियल तेल। ये दोनों कौन सी? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कौन सी अवस्था में मिलती हैं? ठोस अवस्था में मिलती हैं। ठीक है। इसके बाद अगर अपन आगे चले, बात करें किसकी? द्रव्य वसा की। किसकी बात करें? द्रव्य वसा की। तो ध्यान रखना, द्रव्य वसा होती है, ये देखो असंतृप्त, इसका जो निर्माण होता है, कौन सी वसा का? द्रव्य वसा का जो निर्माण होता है, ये असंतृप्त वसीय अम्लों के, असंतृप्त वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होती है। असंतृप्त वसीय अम्लों की क्या होती है? ट्राई एस्टर होती है। कौन सी वसा? द्रव्य वसा। ठीक है। इसके बाद देखो, इसमें टेम्परेचर कम कर दिया जाए, अगर इसमें तापमान जो टेम्परेचर होता है वो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो भी ये एक ही अवस्था प्रदर्शित करती है। वो कौन सी अवस्था प्रदर्शित करेगी? द्रव्य अवस्था। ठीक है। सामान्य भाषा में आप जानते हो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, और भी मानते हैं कि प्लाज्मा भी होती है। टोटल 5 बताते हैं, लेकिन अपन यहाँ ध्यान रखना, जो ये 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे जो वसा होती है वो कौन सी अवस्था में मिलेगी? द्रव्य अवस्था में। जैसे अपन इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करें, ले सकते हैं अपन वनस्पति तेल। किसकी बात करें? वनस्पति तेल। और वनस्पति तेल में आपके देखो सभी प्रकार के तेल आ सकते हैं, जैसे कि अपन ले सरसों तेल, सोयाबीन ले सकते हैं, या फिर अपन इसको मूंगफली बोल दें, या मूंगफली का जो तेल होता है। ये सभी जो तेल होते हैं वो कौन सी तेल कहलाते हैं? वनस्पति तेल कहलाते हैं, जो कि 15 से 20 डिग्री हो, चाहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी हो, तो कौन सी अवस्था में मिलते हैं? अपने को द्रव्य अवस्था में मिलते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो वनस्पति तेल होता है, ये वनस्पति तेल जो होता है, इस वनस्पति तेल की जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होती है, वो किसके साथ करवा दी जाए? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ करवा दी जाए? हाइड्रोजन के साथ करवा दी जाए। तो ध्यान रखना आप, हाइड्रोजन के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो एक उत्प्रेरक काम करता है आपका, कौन सा? निक्कल उत्प्रेरक, Ni, निक्कल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कैटेलिस्ट की बात करें, जो ये निक्कल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब वनस्पति तेल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी जाए? हाइड्रोजन के साथ करवा दी जाए, तो ध्यान रखना
वनस्पति तेल होता है वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। और यह जो इसको अपन जो अपनी मारवाड़ी भाषा होती है उसमें कौन सा घी बोलते हैं? डालडा घी बोलते हैं। कौन सा घी बोलते हैं? डालडा घी बोलते हैं। और ये जो वनस्पति तेल की जो ये संपूर्ण जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो ध्यान रखना, वसा को अवस्था के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। टोटल कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो ये वसा, एक होती है ठोस और दूसरी कौन सी होती है? द्रव वसा। ठोस वसा की अपन बात करें, निर्माण होता है संतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइएस्टर से या वसीय अम्ल होते हैं। ये वसा क्या होती है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी कौन सी अवस्था मिलती है? ठोस अवस्था में। ठीक है, ज्यों-ज्यों इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी क्या है? ठोस अवस्था से धीरे धीरे कौन सी अवस्था में आने लगती है? द्रव अवस्था में आने लगती है। एग्जाम्पल की बात करें, घी प्लस नारियल तेल। पूछ सकता है घी पर कौन सी वसा होती है? तो ध्यान रखना कौन सी होती है? ठोस वसा होती है। नारियल तेल पूछ ले तो कौन सी वसा होती है? ठोस वसा। अब बात करें द्रव्य वसा की, तो द्रव्य वसा के निर्माण की बात करें तो ये असंतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइएस्टर होते हैं। क्या होते हैं? असंतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइएस्टर ही क्या कहलाती है? द्रव्य वसा कहलाती है। जिसका सामान्य तापमान रखें 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो या 0 डिग्री भी इसका तापमान हो जाए तो कौन सी अवस्था में मिलती है? ये द्रव्य अवस्था में मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए जो इसका एग्जाम्पल है वो वनस्पति तेल होता है। और वनस्पति तेल की अभिक्रिया, जैसे वनस्पति तेल में बहुत से आते हैं, सोयाबीन आता है, सरसों, मूंगफली जो तेल होते हैं, ये वनस्पति तेल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा दी जाए तो वनस्पति घी का क्या होता है? निर्माण होता है। और यही वनस्पति घी क्या कहलाता है? डालडा। तथा ये संपूर्ण जो अभिक्रिया होती है ये संपूर्ण अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ठीक है, ये तो था आपका वसा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, 3 आपका पोषक पदार्थ कंप्लीट हो चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये वसा। 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जो पोषक पदार्थ का पार्ट, फर्स्ट था कार्बोहाइड्रेट, सेकंड था आपका प्रोटीन, तीसरा था लिपिड, वसा, चौथा बात करते हैं आज अपन जो इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आता है, वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। वो टॉपिक है आपका विटामिन। किसकी बात करते हैं? विटामिन की। अब सबसे पहले आपको पूछेगा विटामिन की खोज। सर्वप्रथम आपको देगा कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम विटामिन की खोज एन.आई. लूनिन प्लस ये आपको क्या मिल सकता है? हॉपकिंस से मिल सकता है। क्या मिलेगा? एन.आई. लूनिन प्लस हॉपकिंस। अधिकांश एग्जामों में ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? देखो, इसका जो विटामिन का जो नामकरण किया गया था, क्या किया गया था? नामकरण किया गया था कि ये विटामिन नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखना, ये विटामिन जो नाम दिया गया था वो वैज्ञानिक था आपका फंक है। कौन था? फंक था, जिसने इसका नामकरण किया था 1911 और 1912। देखो 2 सन मिलती हैं, या तो 1911 मिलेगी या क्या मिलेगी? 1912। तो ध्यान रखना, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? एन.आई. लूनिन प्लस हॉपकिंस के द्वारा। लेकिन ये दोनों ये नहीं बता पाए कि ये विटामिन होती है, और इसलिए इसका विटामिन का जो नामकरण, जो नाम दिया गया था खोज करने के बाद, वो वैज्ञानिक कौन था? फंक। और सन कौन सी थी? 1911 और 12 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं विटामिन का अर्थ क्या होता है। विटामिन का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ ध्यान रखना, ये जीवों की जैविक अवयव होते हैं। जो जैविक अवयव होता है वही विटामिन का अर्थ होता है, जैविक अवयव। ठीक है, तो विटामिन का अर्थ होता है जैविक अवयव। इसके बाद ध्यान रखना, नोट लगा के ध्यान रखना, जो अधिकांशतः विटामिन होती हैं, किसकी बात करें? अधिकांश जो विटामिन होती हैं, अधिकांश जो विटामिन होती हैं वो हमें किससे प्राप्त होती हैं? वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? वनस्पतियों से। ठीक है, तो ध्यान रखना,
अधिकांश जो विटामिन होती हैं हमें किससे प्राप्त होती हैं? वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेके बात करके चले। इसके बाद अपन बात करें कि विटामिन होती हैं, ये विटामिन होती हैं इसको घुलनशीलता के आधार पर, किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर टोटल 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखो आपको पूछेगा कि 2 भाग कौन से होते हैं। एक तो आपको पूछेगा वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, एक तो ये। दूसरा आपको पूछेगा जल में घुलनशील विटामिन, क्या पूछेगा? जल में घुलनशील विटामिन, तो ये भी होगा, आपको देख लेना। तो ध्यान रखना, वसा में जो घुलनशील होता है A, D, E और K, जबकि ये B और क्या होता है? C होती है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? 3 ऑप्शन देके क्या दे देगा? जल का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील, वसा की बात करें तो अडेक होता है, इसको केडा भी लिख सकते हो, KEDA केडा भी लिख सकते हो, अडेक भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, याद करना आपको है, एग्जाम देंगे आप। ठीक है, तो ध्यान रखना वसा में 4 विटामिन होती हैं A, D, E और K, जबकि जल में विटामिन कौन सी घुलनशील होती है? B व C होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अपन आगे चले, जो मनुष्य होता है, ठीक है, मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में कितने विटामिन संश्लेषित होते हैं? ध्यान रखना बस, आपको नेक्स्ट पूछे। चलो एक बार फिर देखते हैं, पहले एक बार ये देख लो, उसके बाद फिर आगे जो कितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट वो बात करेंगे कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? वैज्ञानिक कौन था? एनाइलोनिन प्लस हॉपकिंस। ठीक है, दूसरा पूछे इसका जो नामकरण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर होगा आपका फंक। सन पूछ ली जाए 1911 + 12। ठीक है, इसके बाद पूछे विटामिन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो ध्यान रखना, अर्थ होता है जैविक अवयव होता है। क्या होता है? जैविक अवयव होता है। नोट लगा ध्यान रखना, जो अधिकांशतः विटामिन होती हैं वो किससे प्राप्त होती हैं? वनस्पतियों से। ठीक है, और देखो ये विटामिन होती से किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ध्यान रखना इस बात का, किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें जो विटामिन होते हैं इसको घुलनशीलता के आधार पर, किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो कौन से भाग में? वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा कौन सा होता है? जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, वसा की घुलनशील विटामिन की बात करेंगे A, D और E और K, जबकि जल में घुलनशील विटामिन होगी B व C होती है। ठीक है, तो अब देखना आप, अब अपन आगे की बात चलते हैं। तो देखो आपके एग्ज़ाम में ध्यान रखना, एक तो जो डिजीज होते हैं, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम आप ध्यान रखना, इसको मान के चलिएगा कभी भी हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है, आप टाइम का इंतज़ार नहीं कर सकते। अब कि ऐसा मत सोचना कि अपने को और टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल भी इंतज़ार ना कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इंतज़ार की घड़ी कभी ख़त्म नहीं होती। आप इंतज़ार करते रहते हो और ये इंतज़ार में आप देखेंगे हमारे पास 3 महीने हैं। देखो कभी कुछ विद्यार्थियों की ऐसी सोच होती है कि आने हम कल पढ़ेंगे, कल से मेरा टाइम टेबल बिल्कुल सही सेट होगा। ठीक है, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा होने वाला कुछ है नहीं। क्योंकि उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि अगर आप ऐसा करते हो कि हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे को पढ़ेंगे, मेरा टाइम टेबल सेट नहीं हुआ, कल मेरा टाइम टेबल सेट होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ूंगा, उसके बाद एग्ज़ाम दूंगा, अच्छी सी तैयारी करूँगा, तो क्या होगा, जो ही उसका कल आएगा तो वो कल ही फिर उसके मन में फिर विचार होगा, यार मैं फिर कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, 1-2 दिन में टाइम टेबल सेट कर लेता हूँ उसके बाद। और ये एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पूरे ऐसे 1 महीने 2 महीने कल के इंतज़ार में चले जाएंगे, और न तो आपका टाइम टेबल सेट होगा, ना आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे, और आपकी सबसे बड़ा प्रेशर रहेगा, आपके एग्ज़ाम की डेट आपकी पास होगी, और उसके बाद पेपर देने जाओगे तो पेपर में आपको मालूम है आपकी कंडीशन क्या होगी। तो आप टाइम का इंतज़ार ना करें, और ये भी मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगी। आप ज़रूर किताबों के साथ जुड़े रहिए, अपने जो बुक्स हैं उनके साथ जुड़े रहिए बस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें, देखो आगे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान रखना। जो मनुष्य होता है, देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछता है, मनुष्य
और मनुष्य के शरीर में कितने विटामिन संश्लेषित होते हैं? तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में कितने विटामिन होते हैं, वो क्या होते हैं? संश्लेषित होते हैं। क्या होते हैं? संश्लेषित होते हैं। तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में कितने जो विटामिन होते हैं वो संश्लेषित होते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखना, आपका उत्तर आपको सामने होगा। देखो यहाँ ध्यान, मनुष्य की जो बॉडी होती है उसमें 2 प्रकार के विटामिन, कितने विटामिन संश्लेषित होते हैं? विटामिन 2 होते हैं। एक तो होता है आपका विटामिन डी और दूसरा होता है आपका विटामिन के। ध्यान रखना, ये 2 विटामिन होते हैं जो मनुष्य की बॉडी में क्या होते हैं? संश्लेषित होते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था पिछली बार जो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हुई थी। कौन सी एग्ज़ाम में पूछा गया था? राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। और उसके अंदर आपको ऑप्शन में क्या नहीं मिला था? सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नहीं दिया गया था आपको कि सूर्य का प्रकाश ऑप्शन में हो, लेकिन वहाँ पे उत्तर क्या था? मछली का यकृत तेल। क्या दिया था ऑप्शन है उसमें? मछली का यकृत तेल। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, देखो आप मानते हो कि सर विटामिन डी होती है और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। ध्यान रखना, ये दोनों विटामिन मनुष्य की बॉडी में संश्लेषित होती हैं। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, अब देखो यहाँ विटामिन डी की बात करें, ये क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती हैं, ये किरणें क्या करती है? देखो जो ही सूर्य के प्रकाश से ये किरणें निकल के आती हैं तो मनुष्य की बॉडी के ऊपर स्थित जो त्वचा होती है और त्वचा के नीचे जो भाग होता है हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, कौन सा भाग होता है? हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भाग। ये हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भाग क्या करता है? इस प्रकाश की किरणों को त्वचा के माध्यम से क्या कर लेता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। और जब ये हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल क्या करता है? इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। किसके? प्रकाश की किरणों को। तो ध्यान रखना, विटामिन डी का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? देखो मनुष्य की बॉडी में सूर्य का जो प्रकाश की किरणें हैं वो त्वचा के माध्यम से क्या होती हैं? अवशोषित होती हैं। और त्वचा के नीचे एक भाग उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भाग। कौन सा भाग होता है? हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो भाग होता है। और हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भाग क्या करता है? इन प्रकाश की किरणों को, अवशोषित प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? विटामिन डी में। तो ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश का मुख्य स्रोत है कौन सी विटामिन माने या विटामिन डी का मुख्य स्रोत माने तो वो कौन होता है? सूर्य का प्रकाश। अगर ये ऑप्शन ना मिले तो मछली का यकृत तेल तो होना ही होना, स्वाभाविक सी बात है, ये ध्यान रखना। दूसरा देखो विटामिन के होता है, ये विटामिन के होता है तो ध्यान रखना, आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि विटामिन के का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो मनुष्य होता है और ये मनुष्य की क्या होती है? बॉडी। और ये जो मनुष्य की बॉडी होती है उसके अंदर एक भाग होता है, देखो आंत आती हैं आपकी, क्या होती हैं? इंटेस्टाइन की बात होती है। जब आंत आती है तो यहाँ पर एक स्मॉल होती है और एक क्या होती है? लार्ज। एक तो कौन सी आंत होती है? छोटी आंत। जो एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कि संपूर्ण भोजन का पाचन करती है वो कौन सी होती है? छोटी आंत। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, ऐसा क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि मनुष्य के पाचन तंत्र का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका सबसे लंबा भाग की बात करें वो होती है आपकी आहार नाल। क्या होती है? आहार नाल। अगर यहाँ से अगला क्वेश्चन दूसरा बना दे, जो आहार नाल होती है, क्या होती है? आहार नाल होती है। जो आहार नाल की सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? वो ध्यान रखना, वो कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। तो ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग पूछी आहार नाल, और आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, और छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? संपूर्ण भोजन का पाचन करना। ठीक है, इसके बाद दूसरी आंत आती है आपकी बड़ी आंत। कौन सी आती है? लार्ज इंटेस्टाइन आती है, जो बड़ी आंत होती है। ये बड़ी आंत देखो, विटामिन के होता है, मनुष्य की बॉडी होती है, बड़ी मनुष्य की बॉडी के अंदर जो ये बड़ी आंत होती है, और बड़ी आंत के अंदर एक भाग उपस्थित होता है, कौन सा? कोलन नामक भाग। और कोलन नामक भाग होता है, इसमें जो इकोलाई जीवाणु होता है, कौन सा जीवाणु होता है? इकोलाई जीवाणु होता है। ये क्या करता है? विटामिन के का क्या कर देता है? संश्लेषण करता है। या फिर आपको ध्यान नहीं रहे तो ध्यान रखना, मनुष्य की बॉडी होती है, ये बड़ी आंत होती है, और बड़ी आंत के बाद उसमें पित्त होते हैं, पित्ताशय होते हैं, पित्त होता है, वो विटामिन के संश्लेषण में भाग लेता है।
ठीक है। तो ध्यान रखना विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है, मनुष्य की बॉडी के बड़ी आंत के कोलन नामक भाग में। किस में होता है, बड़ी आंत के कोलन नामक भाग में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है। अब एक क्वेश्चन बना दूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या पूछे, जो मनुष्य होता है, मनुष्य के यकृत में, ये देखो क्वेश्चन बना सकता है अगला, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मनुष्य के यकृत में कौन सी विटामिन, मनुष्य के यकृत में कौन सी विटामिन संश्लेषित होती है या संचित रहती है, सॉरी कौन सी विटामिन संचित रहती है। ये देखो अब आपके सामने ऑप्शन रखेगा अगला। पहला ऑप्शन देगा आपको विटामिन ए, क्या दे दे, विटामिन ए। दूसरा ऑप्शन क्या दिया आपको, विटामिन सी। तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे, विटामिन डी। और चौथा आपको ऑप्शन क्या दे दिया अगला कि ये लो सर विटामिन ई। अब आपको समस्या खड़ी होगी कि सर ने बताया कि उस मनुष्य के शरीर में तो 2 विटामिन संश्लेषित होते हैं, लेकिन संचित कौन सा विटामिन रहता है एनी टाइम, वो ध्यान रखना आप। तो विटामिन डी की बात करें, सूर्य के प्रकाश से त्वचा के हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक भाग से बनता है। विटामिन के का जो निर्माण होता है मनुष्य की बॉडी के बड़ी आंत के कोलन नामक भाग में निर्मित होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मनुष्य की यकृत में कौन सी विटामिन संचित रहती है, ध्यान रखना आप। अब आपको ऑप्शन, अगर जिसने सही ढंग से पढ़ा है तो देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऑप्शन पढ़ेगा। देखो ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, तुरंत क्लिक होगा क्या, विटामिन ए। तो ध्यान रखना, पूछे मनुष्य की यकृत में कौन सी विटामिन संचित रहती है, वो कौन सी होती है आपकी, विटामिन ए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट अपन देखो क्वेश्चन बनाते हैं आपके जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद अपन नेक्स्ट विटामिन पे चलते हैं। तो मनुष्य के शरीर में कितने विटामिन संश्लेषित होते हैं, 2 विटामिन होते हैं, एक विटामिन डी और एक विटामिन के। विटामिन डी का निर्माण होता है तो सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं, उन किरणों को कौन अवशोषित करता है, त्वचा। और त्वचा के नीचे एक पार्ट उपस्थित होता है हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो किसका निर्माण में भाग लेता है, विटामिन डी के निर्माण में भाग लेता है। इसके बाद बात करें विटामिन के। ये विटामिन के होते हैं मनुष्य की जो बॉडी होती है, मनुष्य की बॉडी के बड़ी आंत के कोलन नामक जो भाग होता है उसमें किसका निर्माण होता है, विटामिन के का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मनुष्य के यकृत में कौन सी विटामिन संचित रहती है, वो विटामिन कौन सी होती है, ए होती है। ये बात ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट अपन बात चलते हैं। अब किसी के दिमाग में आ रही है कि सर आप पहले विटामिन ए पढ़ाइए, सर विटामिन बी पढ़ाइए, फिर विटामिन सी पढ़ाइए, या फिर सर बी के सभी पार्ट करवा दीजिए। आप अगर संतोष रखिएगा, धीरे धीरे वेट कीजिएगा, आपके सामने सभी विटामिन उपस्थित होंगी, बिल्कुल शॉर्ट एकदम साइज, शॉर्ट साइज में, बिल्कुल एकदम। ये भी नहीं कि आपको रट्टाफिकेशन करना होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना आप इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान रखना आप। आपको ये पूछेगा रक्त का, क्या पूछेगा, रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी विटामिन सहायक होती है, एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा अगला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले सौंदर्यात्मक विटामिन। कौन सी विटामिन, खास तौर पे ध्यान रखना, सौंदर्यात्मक विटामिन किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, मूत्र के द्वारा या मनुष्य के, ये मनुष्य मान लीजिए, मनुष्य के मूत्र के द्वारा कौन सी विटामिन उत्सर्जित होती है, कौन सी विटामिन उत्सर्जित होती है। ये लो 3। चौथा क्वेश्चन ये, 5वां, 6वां और ये 7वां क्वेश्चन देखिए। प्रजनन विटामिन, क्या पूछेगा, प्रजनन विटामिन किसे कहा जाता है। ये लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डाल दें, और सब्जी को छीलने पर, सब्जी को छीलने पर या क्या दे दें, उबालने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है।
कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, कहने मतलब ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बना दूं आपके लिए, ध्यान रखना। फोड़े फुंसी या किसी चोट लगने के बाद क्या हो जाए, घाव उत्पन्न हो जाए, इसकी जो मरम्मत होती है या रिकवरी के लिए कौन सी विटामिन उत्तरदायी होती है? क्या पूछेगा अगला, कौन सी विटामिन उत्तरदायी होती है? ठीक है, अब बताइए आप, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो बेटा ध्यान रखना, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? के होती है। कौन सी विटामिन सहायक होती है? के विटामिन सहायक होती है। नेक्स्ट बात चली सौंदर्यात्मक विटामिन। ओहो, और ये सुंदरता का नाम आते ही आप थोड़ा सा, आपका दिमाग है ना वो घूमना प्रारंभ हो जाता है। तो ध्यान रखना, इस सुंदरता पे मत जाइए आप, अपने को सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ये सौंदर्यात्मक जो विटामिन होती हैं, अपने को सिर्फ विटामिन का ध्यान रखना है। सौंदर्यात्मक नाम अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, सुनने में भी अच्छा है, हालांकि है भी अच्छा, ऐसी बात नहीं। तो सौंदर्यात्मक जो विटामिन है, अपने को सिर्फ विटामिन की बात करनी है और किसी प्रकार की सुंदरता पे मत जाइए आप। ठीक है, अपनी सुंदरता तो है ही है आपकी, जो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखना, ये सौंदर्यात्मक जो विटामिन होती है, ये सौंदर्यात्मक विटामिन किसे कहते हैं? देखो, ये सौंदर्यात्मक विटामिन कहलाती है कौन सी? आपकी ई कहलाती है। कौन सी कहलाती है? ई। इसके बाद दे मनुष्य के मूत्र के द्वारा या मनुष्य के मूत्र के साथ कौन सी विटामिन का उत्सर्जन होता है? ठीक है, मनुष्य के मूत्र के द्वारा कौन सी विटामिन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। वो उत्सर्जन कौन सी विटामिन का होता है? ध्यान रखना, कौन सी विटामिन होती है? सी होती है। कौन सी होती है? सी। इसके बाद पूछे प्रजनन विटामिन किसे कहा जाता है? कौन सा प्रश्न पूछे? प्रजनन विटामिन किसे कहते हैं? और वो प्रजनन विटामिन कौन सी कहलाती है? ध्यान रखना, आप बता पाओगे आप प्रजनन विटामिन कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, जो ऊपर लिखी हुई है सौंदर्यात्मक जो विटामिन होती है, वही विटामिन कौन सी होती है? प्रजनन विटामिन। प्रजनन विटामिन कौन सी होती है? ई होती है। एक बात और देखिए, सब्जी को छीलने पर या उबालने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो ध्यान रखना, सब्जी को छीलने पर या उबालने पर विटामिन नष्ट होती है आपकी कौन सी? सी होती है। और इसके बाद पूछे फोड़े फुंसी व घाव की मरम्मत के लिए कौन सी विटामिन उत्तरदायी होती है? वो भी कौन सी विटामिन होती है? आपकी सी होती है। तो बेटा ध्यान रखना, आप ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछे ही पूछेंगे। इनमें से पहला क्वेश्चन आएगा वो इससे आ सकता है आपके लिए। किससे आ सकता है? इसी से आ सकता है, ध्यान रखना आप। तो पूछे रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन के। सौंदर्यात्मक विटामिन किसे कहते हैं? वो ई। इसके बाद मूत्र के साथ कौन सी विटामिन उत्सर्जित होती है? सी। प्रजनन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन होती है ई। सब्जी को छीलने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? सी। फोड़े फुंसी व घाव की मरम्मत के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सी होती है? वो होती है आपकी सी। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 पहले थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इजी वे में ऊपर से जो कोई क्वेश्चन आता पुटअप होता वो कौन सा होता आपका? ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो थोड़ा डीपली जाए। ठीक है, अगर एग्जामिनर डीपली जाता है तो ध्यान रखना वो आपके लिए कौन से होंगे। देखो चलो भाई देखते हैं आपके लिए जो सबसे पहले विटामिन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। अब आपके लिए जो आपकी ख्वाहिश थी वो थी आपकी विटामिन ए। ठीक है, और विटामिन ए की अपन जो बात करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले विटामिन ए होता है, विटामिन ए की बात करें सबसे पहले विटामिन ए का आपको क्या पूछेगा? रासायनिक नाम। क्या पूछेगा आपको? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, अब देखो आपके सामने ऑप्शन दे दिया अगला, क्या रेटिनोल होता है, या फिर आपको बी ऑप्शन दे दे थायमीन होता है, या आपको 3 नंबर दे दे एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक बोल सकते हो। चौथा नंबर आपको दे दे फोलिक अम्ल होता है। ये लो, अब बताओ ऐसा क्वेश्चन आपको देगा। अगर आपको विटामिन ए का रासायनिक नाम याद है तो आप तुरंत प्रभाव से क्या करोगे? उत्तर क्या होगा? रेटिनोल। तो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का? वो होता है रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। ये लो ऐसे लिख लो, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। ठीक है, अब देखो दूसरी बात करें, इसकी जो उपयोगिता होती है
किसकी बात करें, उपयोगिता होती है। उपयोगिता कौन सी होती है, देखो उपयोगिता होती है, एक तो ये आपकी त्वचा को स्वस्थ रखता है, त्वचा को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। पहले तो त्वचा को स्वस्थ रखना फर्स्ट उपयोगिता। सेकंड उपयोगिता की बात करें, आपके जो दृष्टि वर्णक होते हैं, किसकी बात करें, दृष्टि वर्णक होता है, उसमें क्या होता है, सहायक होता है। क्या होता है, दृष्टि वर्णक में सहायक होता है। तीसरी अपन बात करें अभाव रोग, किसकी बात करें, अभाव रोग की बात करें। अभाव रोग कौन सा होता है, तो ध्यान रखना आपके सामने होगा कौन सा, रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। बेटा ध्यान रखना। इसके बाद बात करें इसकी मुख्य स्रोत क्या होते हैं, कि मुख्य स्रोत किस किस में विटामिन ए सर्वाधिक होता है। सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन पहला आया होगा, एक बार पूछा भी गया था, गाजर। इसके बाद दे दे आपको दूध। इसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां, क्या दे देगा, हरी पत्तेदार सब्जियां। या फिर आप क्या मिल सकता है, मांस। या फिर अपन क्या ले लें, अंडे। ये सभी किस में पाए जाते हैं, विटामिन ए के क्या कहलाते हैं, मुख्य स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें जो विटामिन ए होती है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। उपयोगिता क्या होती है, त्वचा को स्वस्थ रखना। वह दृष्टि वर्णक में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। अभाव रोग की बात करें, वो रोग कौन सा होता है, रतौंधी। और मुख्य स्रोत की बात करें, गाजर, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, वह क्या कहलाता है, अंडे होती हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, आप क्या बात ध्यान रखोगे, एक बात ध्यान रखना बेटा, ये जो रतौंधी रोग होता है, ठीक है, रतौंधी रोग बनता कैसे, देखो ध्यान रखना। आपकी जो आंखों में होते एक शंकु होता है, क्या होता है, और ये क्या होते हैं, शलाका होते हैं। शंकु और शलाका होते हैं, इसके पीछे एक वर्णक कार्य करता है, दोनों के पीछे क्या करता है, एक वर्णक कार्य करता है। वो वर्णक कौन सा होता है, ध्यान रखना, ये जो रोडोप्सिन वर्णक होता है। कौन सा वर्णक होता है, रोडोप्सिन जो वर्णक होता है, ये रोडोप्सिन वर्णक ही आपके रतौंधी रोग का कारण होता है। जब मनुष्य की बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी, और विटामिन ए की कमी होगी तो रोडोप्सिन वर्णक का क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं हो पाएगा। सही ढंग से इस वर्णक का क्या होता है, निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण मनुष्य की बॉडी में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। तो ये बात आप खास तौर पे ध्यान रखिए। अब ये रोडोप्सिन वर्णक भी क्या करता है, देखो आपके कलर डिवाइडेशन करता है, क्लोरोफाइसी होता है, रोडोफाइसी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपके लाल और हरे कलर में भेद करने के लिए सबसे बड़ा वर्णक कार्य करता है, वो कौन सा होता है, रोडोप्सिन वर्णक। तो जब मनुष्य की बॉडी में रोडोप्सिन वर्णक की विटामिन ए की क्या होगी, कमी होगी, तो ये रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण नहीं होगा, और रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण नहीं होगा तो मनुष्य की बॉडी में रोग कौन सा होगा, रतौंधी रोग होगा। कौन सा रोग होगा, रतौंधी रोग होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। बाकी आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, कल अपन जो पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मैं आपको बताऊं, आप इन विटामिनों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में हर बार एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम के डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आते हैं, तो ध्यान रखना। बाकी अपन नेक्स्ट जो क्लासें होंगी अपनी, ठीक है, नेक्स्ट जब भी क्लासें होंगी, नेक्स्ट अपनी जो आगे की क्लास की बात करें तो उसमें अपन पढ़ेंगे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B7, B6, B9, B12, जितने भी विटामिन होंगे उसके अपन क्या करेंगे, विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है, और कोई समस्या हो तो आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।